नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। संसद के दोनों सदनों में अदानी और अन्य मुद्दों पर हंगामा जारी। कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित। G20 के विभिन्न कार्यकारी समूह की बैठकें आज कई शहरों में हो रही हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को पलटते हुए 2019 जामिया नगर हिंसा मामले में 11 में से 9 आरोपियों को दोषी करार दिया। उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद दोषी करार। सजा का फैसला थोड़ी ही देर में। सऊदी अरब में एक बस दुर्घटना में 20 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई। दोपहर समाचार के साथ मैं चंद्रिका जोशी। संसद के दोनों सदनों में अदानी मुद्दे की जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराने और अन्य मुद्दों पर आज भी हंगामा जारी रहा। बजट सत्र के दूसरे चरण के 11वें दिन भी दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित हुई। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस, डीएमके और अन्य विपक्षी दलों के सदस्य संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। शोर शराबे के बीच पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी। राज्यसभा में भी यही दृश्य देखने को मिला। सदन की बैठक शुरू होने पर कांग्रेस पार्टी के सदस्य सदन के बीचों बीच आकर अदानी समूह मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग करने लगे। हंगामे को देखते हुए सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अन्य पिछड़ा वर्ग पर की गई टिप्पणी को लेकर संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना दिया। भाजपा सदस्यों ने आरोप लगाया कि श्री राहुल गांधी की टिप्पणी से समाज के पिछड़े वर्ग की भावनाएं आहत हुई हैं। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वैमनस्य देश के प्रति अपमान में परिवर्तित हो रहा है। नई दिल्ली में श्रीमती ईरानी ने कहा कि श्री गांधी ने राजनीतिक कुंठा के कारण अपनी इंग्लैंड यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री की निंदा की। अपनी पॉलिटिकल बौखलाहट में, अपनी पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन में राहुल गांधी का मोदी के प्रति विष देश के प्रति अपमान में परिवर्तित हो चुका है। इसका आपने एक प्रतिबिंबित क्षण राहुल गांधी के इंग्लैंड दौरे में देखा। लेकिन नरेंद्र मोदी का अपमान करते करते पूरे ओबीसी समुदाय का अपमान करना भी राहुल गांधी ने उचित समझा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था वाला देश है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं के बावजूद सभी लोगों को एक साथ लाने में सफल हुए हैं। नई दिल्ली में भारत एट 100 समावेशी और सतत विकास का मार्ग प्रशस्त कार्यक्रम में श्री अमित शाह ने कहा कि भारत तभी विकसित देश बनेगा जब देश के प्रत्येक कोने तक विकास का लाभ पहुंचे। उन्होंने कहा कि 2011 में भारत 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, लेकिन पिछले 8 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश के कई शहरों में भारत की अध्यक्षता में G20 के विभिन्न कार्यकारी समूहों की बैठकें हो रही हैं। व्यापार तथा निवेश कार्य समूह की पहली बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। इस 3 दिवसीय बैठक के दौरान G20 के सदस्य देशों के लगभग 100 प्रतिनिधि, आमंत्रित देश, क्षेत्रीय समूह और अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
पर्यावरण तथा जलवायु निरंतरता कार्यकारी समूह की दूसरे दिन की बैठक नमामि गंगे सहित विभिन्न परियोजनाओं के जरिए जल संसाधन प्रबंधन पर भारत की प्रस्तुति के साथ शुरू हुई। 3 दिवसीय बैठक का आयोजन कल से गांधीनगर के महात्मा मंदिर सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र में किया जा रहा है। पहले दिन G20 के सदस्य देशों ने जल संसाधन प्रबंधन को लेकर अपने श्रेष्ठ प्रयासों पर प्रस्तुतियां दी। आकाशवाणी से बातचीत में जल शक्ति मंत्रालय की विशेष सचिव देवश्री मुखर्जी ने कहा कि इस बैठक के दौरान भारत ने जल संसाधन प्रबंधन पर अपने श्रेष्ठ प्रयासों की प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि विभिन्न परियोजनाओं में अपनी उपलब्धियों और कार्यों का उल्लेख किया। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के जो फ्लैगशिप कार्यक्रम है उस पे हमने प्रेजेंटेशन किया, उसके ब्यौरा हमने साझा किया। तो ये हमने नमामि गंगे से शुरू किया कि गंगा मिशन में किस तरह से गंगा की सफाई पे काम हो। उसके बाद जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन और वो किस तरह से हिंदुस्तान ने स्पीड और स्केल से SDG 6.1 और 6.2 पे हम किस तरह से काम कर रहे हैं। तीसरा जो था हमने क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि जलवायु परिवर्तन से वाटर साइकिल पे सबसे ज्यादा असर पड़ता है। फिर हमने ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट में क्या किया है, फिर अटल भूजल में किस तरह से विलेज वाटर सिक्योरिटी प्लान्स बनाए जा रहे हैं, जिसको जारी रखने के लिए और बेहतर करने के लिए हम लोगों को निरंतर काम करना जरूरी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G20 देशों के लगभग 130 प्रतिनिधि और आमंत्रित देश इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। बैठक के दूसरे दिन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल संसाधन प्रबंधन के लिए चलाई जा रही विभिन्न परियोजनाओं के बारे में प्रस्तुति की गई। मंत्रालय द्वारा नमामि गंगे, जलवायु अनुकूल अवसंरचना, भूजल प्रबंधन और जल जीवन मिशन में किए गए कार्यों को उजागर किया गया। कार्यक्रम स्थल पर जल शक्ति मंत्रालय के विभिन्न संगठनों द्वारा अटल भूजल योजना और जल शक्ति अभियान सहित विभिन्न योजनाओं पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इसके अलावा इस 3 दिवसीय बैठक के दौरान विदेशी मेहमानों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी जानने का मौका मिल रहा है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। उत्तराखंड का रामनगर आज से G20 मुख्य विज्ञान विशेषज्ञ समूह की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। 3 दिवसीय इस बैठक में लगभग 70 देशों के प्रतिनिधि बेहतर रोग नियंत्रण और महामारी की तैयारियों के लिए वन हेल्थ के अवसरों जैसी 4 कार्यसूची पर चर्चा करेंगे। तीसरी शिक्षा कार्यकारी समूह की बैठक के हिस्से के रूप में ओडिशा में महीने भर चलने वाले कार्यक्रम की शुरुआत अगले महीने से हो रही है। भारत की G20 की अध्यक्षता को मजबूती प्रदान करने के लिए जन भागीदारी को बढ़ाने संबंधी प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान के अनुरूप ये कार्यक्रम अगले महीने 1 अप्रैल से शुरू होंगे। भुवनेश्वर में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्रालय की संयुक्त सचिव श्रीमती नीता प्रसाद और कौशल विकास मंत्रालय की संयुक्त सचिव श्रीमती सोनल मिश्रा ने बताया कि शिक्षा कार्यकारी समूह की तीसरी बैठक इस वर्ष 27 से 29 अप्रैल के बीच भुवनेश्वर में होनी है। उन्होंने बताया कि G20 देशों के प्रतिनिधि इन बैठकों में भागीदारी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक आज संसद भवन परिसर में आयोजित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा, पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह, निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी, प्रहलाद जोशी और अन्य नेताओं ने बैठक में भाग लिया। संवाददाताओं से बातचीत में संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि पार्टी 6 से 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह मनाएगी। बीजेपी संसदीय दल की आज बैठक हुई, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी JP नड्डा जी ने भी हमें मार्गदर्शन दिया और प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन देने का उन्होंने जो काम किया आज, उसमें एक बड़ा विषय ये है कि 6 अप्रैल को हमारे पार्टी का स्थापना दिवस, 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक जो बाबा साहब का जन्मदिन है भीमराव अम्बेडकर जी का, इस पूरे सप्ताह को हम सामाजिक न्याय सप्ताह के रूप में मनाएंगे। प्रधानमंत्री ने सभी पार्टी सांसदों से 15 मई से 15 जून तक अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में जाकर सरकार की जन कल्याण योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने को कहा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी के पूरा होने का संदेश प्रसारित करेंगे।
शिक्षा मंत्रालय ने अपने मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएमश्री के लिए देशभर की लगभग 9,000 विद्यालयों की सूची जारी की है। मंत्रालय ने बताया कि इन संस्थानों का चयन केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय सहित लगभग 2,50,000 सरकारी विद्यालयों से किया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि इस चयन प्रक्रिया में पाठ्यक्रम, दाखिला प्रक्रिया और अवसंरचना, मानव संसाधन तथा लैंगिक समानता सहित कुल 6 मानदंडों का मूल्यांकन किया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 के दिसंबर महीने में वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह में पिछले वर्ष की तुलना में 15% की वृद्धि हुई है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि इस वित्त वर्ष में लगातार 11 महीनों तक मासिक जीएसटी राजस्व 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि पर देय ब्याज की दर 8.1% से बढ़ाकर 8.15% करने की सिफारिश की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2019 के जामिया नगर हिंसा मामले में 9 लोगों को आरोप मुक्त करने के आदेश को रद्द कर दिया है। न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को आंशिक रूप से पलट दिया और 11 आरोपियों में से 9 पर दंगा करने, गैर कानूनी रूप से एकत्र होने और लोक सेवकों के कार्य को बाधित करने से संबंधित धाराओं के अंतर्गत आरोप लगाया। दिल्ली पुलिस ने निचली अदालत के 4 फरवरी के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें अभियुक्तों को आरोप मुक्त कर दिया गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 23 मार्च को निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज की एक विशेष MPMLA अदालत ने उमेश पाल अपहरण मामले में राजनेता अतीक अहमद सहित 3 लोगों को दोषी करार दिया है। विशेष अदालत के न्यायाधीश दिनेश चंद्र शुक्ला ने भारतीय दंड संहिता की धारा 364A के तहत अतीक अहमद के साथियों शौकत हनीफ और दिनेश पासी को भी दोषी पाया। अदालत ने इस मामले में राजनेता अतीक अहमद सहित तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। राजूपाल हत्या मामले में उमेश पाल प्रत्यक्षदर्शी था। उमेश पाल ने 2006 में अपने अपहरण के लिए अतीक अहमद और अशरफ अहमद पर आरोप लगाया था। पिछले महीने अपहरण के इसी मामले में सुनवाई के बाद लौटते समय उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी। सऊदी अरब में कल एक बस दुर्घटना में उमराह करने जा रहे 20 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई और 29 अन्य घायल हो गए। स्थानीय मीडिया के अनुसार दुर्घटना का कारण बस का ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है। ये दुर्घटना असीर प्रांत के अबहा शहर को जोड़ने वाली सड़क पर हुई। घायलों को स्थानीय अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। युवा और खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि देश भर में भारतीय खेल प्राधिकरण साई के कुल 189 प्रशिक्षण केंद्र काम कर रहे हैं। लोकसभा में आज एक लिखित उत्तर में श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान करने और उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए देशभर में साई खेल प्रोत्साहन योजनाओं को लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि साई की सभी प्रोत्साहन योजनाओं के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। बैडमिंटन में मैड्रिड स्पेन मास्टर्स 2023 स्पर्धा आज से शुरू हो रही है। इस स्पर्धा का 5वां संस्करण क्वालिफिकेशन मैच के साथ शुरू होगा। पहले दौर के मैच आज और कल खेले जाएंगे। ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु और साइना नेहवाल BWF सुपर 300 इवेंट में भारत की चुनौती पेश करेंगी। साइना नेहवाल ओपनिंग मैच में थाईलैंड की बुसानान ओंगब्रांगफन से चुनौती का सामना करेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों में अदानी और अन्य मुद्दों पर हंगामा जारी, कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित। G20 के विभिन्न कार्यकारी समूह की बैठकें आज कई शहरों में हो रही हैं।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को पलटते हुए 2019 जामिया नगर हिंसा मामले में 11 में से 9 आरोपियों को दोषी करार दिया। उमेश पाल अपहरण मामले में नेता अतीक अहमद दोषी करार, आजीवन कारावास की सजा और सऊदी अरब में एक बस दुर्घटना में 20 तीर्थयात्रियों की मृत्यु। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।